अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद कि आप बख़ैर होंगे। आज हम CBSE की जमात 7वीं की सोशल साइंस की किताब समाजी और सियासी ज़िंदगी का मुताला करेंगे। इस किताब के हवाले से हमने पहले मुसावात के बारे में मालूमात हासिल की। अब उसका दूसरा सबक हम यहाँ पर ज़ेर मुताला रखने वाले हैं, जिसका नाम है सेहत आम्मा में हुकूमत का किरदार। सेहत आम्मा यानी क्या? यानी आवाम की सेहत, आम लोगों की सेहत, मुल्क के शहरियों की सेहत में हुकूमत का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। आज इस सबक के अंदर हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो आइए हम समझते हैं कि हुकूमत की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आवाम की सेहत से मुताल्लिक़ होती हैं। वैसे सेहत ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हिंदुस्तान की रियासतों के ज़िम्मे आता है। हिंदुस्तान का जो क़ानूनी निज़ाम है वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत है। कुछ मरकज़ के ज़िम्मे इख्तियारात हैं और कुछ रियासतों के। तो सेहत का जो मामला है वो रियासतों के ज़िम्मे आता है, जिसमें पानी, बिजली, तालीम, ये तमाम तर शोबेजात रियासती हुकूमतों के ज़िम्मे होते हैं। ये तमाम रियासती हुकूमतें क्या क्या करती हैं, सेहत क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे ये जहन में होता है कि सेहत वो है कि हमें कोई ज़ख्म नहीं है, हम सेहतमंद हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, लिहाजा हम सेहतमंद हैं। लेकिन ये सेहत की तारीफ़ नहीं मानी जाती है। हुकूमतों की नज़र में सेहत वो भी होती है कि आप जिस इलाक़े में रह रहे हैं क्या वो इलाक़ा साफ़ है, आप जिस इलाक़े में रह रहे हैं क्या वहाँ पर साफ़ और शफ़ाफ़ पानी आपको दस्तयाब है, क्या वहाँ का अतराफ़ का माहौल, फ़िज़ाई आलूदगी इतनी मोतदिल है कि वो आपको बीमार नहीं कर सकती हैं। अगर ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं तो यूँ समझिए कि आप एक सेहतमंद माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनमें से कोई चीज़ अगर कम होती है तो यूँ समझिए कि हम सेहत के मामले में इंतहाई नाक़िस और कमज़ोर हैं। ये हिंदुस्तानी तनाज़ुर में बारहा देखने में आया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल सेहत को लेकर खड़े हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आवाम के लिए साफ़ सुथरा और शफ़ाफ पानी है। तो आम तौर पे सेहत का रुझान ये समझा जाता है कि हमारे अतराफ़ का माहौल भी कैसा है। ये तमाम चीज़ें अगर हमें अच्छा माहौल मुहैया कराती है तो यूँ समझिए कि हम सेहतमंद हैं। तो सेहतमंद उसे ही नहीं कहेंगे जो बीमारियों से बचा हुआ है, या फिर उसे कोई ज़ख्म नहीं है, कोई चोट नहीं आई है, या वही सेहतमंद है। तो सेहतमंद किसे कहते हैं, इसकी वजाहत मैंने अभी आपके सामने कर दी है। दरसी किताब में यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीक़े की तस्वीरों से ये साबित होता है कि किस तरीक़े से हिंदुस्तान में सेहत का मामला है। यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो बर्तनों में पानी भर रहे हैं कतार लगाकर। तो वो ये इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान में एक साफ़ और शफ़ाफ पानी बड़ी तादाद में लोगों को मुहैया नहीं है। कुछ लोग आपस में गुस्सा करते नज़र आ रहे हैं, दो चेहरे। वो इस बात की अलामत है कि ज़हनी तनाव, आपस का लड़ना झगड़ना, ये भी एक गैर सेहतमंद मुआशरे की अलामत है। एक तस्वीर देख रहे हैं कि ख़ातून है बिल्कुल उदास बैठी है, वो भी इस बात की अलामत है कि ज़हनी तनाव जो एक गैर सेहतमंद इंसान की अलामत है। फिर हम देखेंगे कि कुछ लोग तरकारियाँ और सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं, जो सड़क पर बेच रहे हैं वो कितनी पाक, साफ़ और शफ़ाफ़ है, कितनी सेहतमंद है, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो कई पेशेंट की तीमारदारी कर रहे हैं, तशख़ीस कर रहे हैं, उन पेशेंट को चेक कर रहे हैं जो सेहत से मुताल्लिक़ हैं। फिर एक तस्वीर देख रहे हैं कि एक औरत है जो दूर से पानी भर कर ला रही है, जिसके सर पर 2 घड़े रखे हुए हैं। तो वो ये बात भी साबित करती है कि एक साफ़ और सेहतमंद पानी लाने के लिए कई इलाक़ों में दूर दूर का सफ़र भी करना पड़ता है और अपनी सेहत को बचाने के लिए काम भी करना पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस भी है जो लोगों को
तिब्बी इमदाद पहुंचाने का काम करती हैं। कई मरीज़ों को अपनी ज़रूरियात के तहत वो मुंतकिल भी करती हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी ले जाती हैं। तो ये थी सेहत और सेहत से मुतालिक क्या चीज़ें हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं कि हिंदुस्तान में निगहदाश्त सेहत के हेल्थ केयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में हेल्थ को लेकर कितने फ़िक्रमंद है इंतज़ामिया, हिंदुस्तान की हुकूमत, वो कौन कौन से क़वानीन हैं जिसके तहत हिंदुस्तान ने वो कौन कौन से तरीक़े अपनाए कि हिंदुस्तानी शहरियों की सेहत से मुतालिक निगहदाश्त हो सके और उनकी हेल्थ केयर पूरी तरीके से की जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम है हासिल का और एक ला हासिल का, कि हमने क्या किया और हमने उससे क्या हासिल किया। पहला कॉलम है कि हिंदुस्तान में एक ये मसला है कि डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद शहरों में रहती है जो देहातों में अपनी खिदमात अंजाम नहीं देते हैं। ये एक हिंदुस्तानी तनाजुर में बहुत बड़ा अलमिया है कि हिंदुस्तान ने, और ख़ास बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में हैं और साल में तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स, ग़ालिबन ये 2000 ईस्वी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 15,000 डॉक्टर्स फ़ारिग होते हैं, तैयार होते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक देहात में हमको डॉक्टर नहीं मिलता है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। लेकिन एक देहात का जायज़ा लेंगे हम तो वहाँ हमको डॉक्टर नहीं मिलता। कई पेशेंट फौरी तौर पे उस देहात को छोड़ते हैं और शहर का रुख करते हैं मरीज़ को लेकर। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर शहरों में रहना पसंद करते हैं, देहातों में रहना वो पसंद नहीं करते हैं। ये एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरा मसला ये है कि हिंदुस्तान में लगभग 5 लाख लोग हर साल टीबी से मरते हैं। टीबी नामी बीमारी से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये जो अदद है, ये जो आदाद हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर रहे हैं। और ये तादाद हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त भी इतने ही थे और आज भी उतने ही हैं। ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला अदद है हमारे अपने सामने कि 5 लाख लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त, यानी कि 1947-48 के वक्त भी टीबी से मर रहे थे और आज भी उतनी ही, कमोबेश उतनी ही तादाद आज भी हिंदुस्तान में टीबी के मरीज़ से मर रही हैं। और 20 लाख लोग हर साल मलेरिया का शिकार होते हैं और यही आदात आज़ादी के वक्त भी उतनी ही थी और आज भी उतनी ही है। फिर क्या वजह है कि इन बरसों में, इन 70-80 वर्षों में हमने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की है। और गौर तलब बात तो ये है कि हिंदुस्तान में 1950 में जो बड़े हॉस्पिटल थे वो 2717 हॉस्पिटल थे, लेकिन 1991 में 11,174 हो गए और 2000 में ये तादाद बढ़कर 18,218 हो गई। देखिए, आज़ादी के वक्त 2000 से ज़ायद अस्पताल थे और आज वो अस्पताल 18,000 हो गए, लेकिन टीबी के मरीज़ों की तादाद उतनी ही है। कहीं ना कहीं हमारी इंतज़ामिया पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम उन मरीज़ों को काबू करने में नाकाम रहे? क्या उन मरने वालों की तादाद को हम काबू करने में नाकाम रहे? क्या वजह है कि हम इतने सारे सहूलियात बढ़ा लेने के बावजूद भी बीमारियों को काबू में नहीं कर पाए? दूसरा एक सबसे बड़ा मसला ये है, ताज्जुब की बात तो ये है कि गैर मुमालिक से, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर से एक बड़ी तादाद तिब्बी सैयाह, मेडिकल टूरिस्ट हिंदुस्तान आते हैं। वो कई बीमारियों को लेकर आते हैं और हिंदुस्तान से सेहतयाब होकर जाते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो हिंदुस्तान में सस्ते इलाज के ज़रिए अपनी सेहत को दुरुस्त करते हैं। ये एक हिंदुस्तान का तशक्कुस है, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन उसके बरखिलाफ़ आप देखेंगे कि जहाँ दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल के इलाज के लिए आते हैं, वहीं हमने
आज तक आज़ादी के बाद भी कई बीमारियों को काबू पाने में नाकामी हुई। यही नहीं बल्कि हमने एक बड़े इलाके में साफ़ और स्वच्छ पानी पहुंचाने में भी नाकामी हासिल की है। हम दुनिया भर के लोगों को यहाँ बुलाकर सेहत तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को सेहत देने में नाकाम हो रहे हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है, ये हर किसी के जहन में सवाल खड़े हो सकते हैं। हम तमाम लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं। छूत छात की बीमारियों में 21% ऐसी बीमारियां हैं जो पानी के ज़रिए फैलती है, मसलन डायरिया और हेपेटाइटिस वगैरह वगैरह। ये वो बीमारियां हैं। तो ये भी एक सवाल है कि हम दुनिया भर के लोगों को इलाज तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को इलाज देने में, सेहत देने में नाकाम हुए हैं। दूसरी जो चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये कि हिंदुस्तान में कुल बच्चों की निस्फ तादाद को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में अगर 10 करोड़ बच्चे हैं तो 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको सेहत बख्श ग़िज़ा नहीं मिलने के सबब वो कमज़ोर हो जाते हैं या तो कुछ हद तक बीमार होकर मर भी जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अदद है। जबकि उसके बरखिलाफ़ हम देखेंगे हिंदुस्तान दवाई बनाने में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में जितनी दवाएं बनती हैं उनमें सबसे टॉप 3 में हिंदुस्तान का नाम आता है कि बड़ी तादाद में दवाइयाँ बनाने में, और ये दवाइयों की बड़ी तादाद बरामद करता है, पूरी दुनिया को दवाइयाँ पहुँचाता है। अभी हमने हाल ही में देखा कोरोना में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान ने अपनी दवाइयों को, अपनी ब्रांडेड दवाइयों को अमेरिका और दूसरे ममालिक को पहुंचाया। हम इतनी मदद दुनिया भर की दवाइयों के ताल्लुक़ से कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में दवाइयाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे अपने बच्चे गैर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। हमारे मुल्क में अक्सर ये बात की जाती है कि हम तमाम लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया कराने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा और सहूलियात की कमी है। तो अगर ऊपर की चीज़ों को हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही फ़ंड की कमी है, लेकिन सिर्फ किसी चीज़ की अगर कमी है तो वो है लोगों तक उन तमाम चीज़ों को सही तरीके से पहुंचाने की। अगर हम पहुंचाने में कामयाब हुए तो शायद हिंदुस्तान एक सेहतमंद मुल्क बनकर पूरी दुनिया के सामने उभर कर आ सकता है। बीमारियों से बचने और उनके इलाज के लिए हमें सेहत की देखभाल, मुनासिब सहूलियात की जाती है, और इस देखभाल करने में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये कि तजुर्बागाह की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लेबॉरेटरीज़ कहते हैं। हिंदुस्तान में लेबॉरेटरीज़ की कमी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लड बैंक की कमी है। ब्लड बैंक जहाँ पर बड़ी तादाद में खून, अतिये किए हुए खून जमा किए जाते हैं और ज़रूरतमंदों को वो खून दिया जाता है। तो वो जो बैंक होता है, जो ब्लड को जमा करता है, वैसे ब्लड बैंक की कमी हिंदुस्तान में आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हेल्थ वर्कर्स की कमी है और हेल्थ एडवाइज़र जो मशवरे देते हैं सेहत से मुतालिक, उन लोगों की भी कमी है। इन तमाम लोगों को अगर मिलजुल कर काम करने की कोशिश हो जाती है तो शायद हिंदुस्तान की सेहत से मुतालिक एक तस्वीर नई उभर कर हमारे सामने आ जाएगी। हिंदुस्तान में डॉक्टर और क्लिनिकों और अस्पतालों की एक कसीर तादाद है। इस मुल्क को अवामी निज़ाम सेहत चलाने के काबिल ज़िक्र तजुर्बे और मालूमात है। उन अस्पतालों में सेहत के मराकज़ का इंतज़ाम सरकार के ज़रिए चलाया जाता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको तफसील के साथ देखा जाए और उस पर सही तरीक़े से कंट्रोल किया जाए। अब मसला ये आ गया है कि हिंदुस्तान में ये तिब्बी सहूलियात तो मिलती हैं, लेकिन ये तिब्बी सहूलियात कुछ ऐसी होती हैं जो सरकारी तौर पे दी जाती हैं और कुछ प्राइवेट यानी कि निजी तौर पर दी जाती है। और ये सहूलियात किस तरीक़े की होती है, इंशाअल्लाह मैं एक कहानी के ज़रिए यहाँ पर बयान करूँगा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और आधा हिस्सा हम दूसरे यानी कि पार्ट 2 में इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कहानी आपको दी गई है, हकीम शेख की कहानी। कौन है हकीम शेख और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया? हकीम शेख की कहानी आप पूरी तफसील से किताब में पढ़ लीजिए।
उसका मुख्तसर खुलासा लुब्बे लुबाब मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। हकीम शेख असल में बंगा खेत मजदूर समिति के एक मेंबर थे और मगरबी बंगाल से उनका ताल्लुक़ था। वहाँ के एक वो किसान थे। एक मरतबा वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और दौरान सफ़र वो ट्रेन से गिर पड़े। गिरते ही गहरी चोटें उनको आईं। लोगों ने, मज़दूर यूनियन के लोगों ने उन्हें उठाया और मुख्तलिफ़ सरकारी अस्पतालों में लेकर गया। सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ कोई बेड खाली नहीं है, लिहाजा उन्हें उस दवाखाने में जगह नहीं मिली। वो 1 से 2, 2 से 4 दवाखाने सरकारी अस्पतालों में गए, लेकिन उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली। बिलाखिर उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम हकीम शेख का इलाज एक प्राइवेट यानी निजी अस्पताल में करेंगे। हालांकि निजी अस्पताल में अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं, बावजूद इसके उन्होंने वहाँ पर बंगाल ही में एक निजी अस्पताल में उनको दाखिल करवाया। दाखिल करवाने के बाद उनका इलाज हुआ, वो सेहतमंद हुए। सेहतमंद होने के बाद मज़दूर यूनियन के लोगों ने हुकूमत पर केस डाल दिया कि हकीम शेख का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन सरकारी अस्पताल ने अपनी खिदमात देने से इनकार कर दिया, जिसके सबब उनको दूसरे यानी कि निजी अस्पताल में ख़र्चा आ गया। लिहाजा एक कोर्ट में मैटर चला। बिलाखिर कोर्ट ने यानी अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि हकीम शेख को उनका क़र्ज़ दे दिया जाए। तो बहरहाल इससे मुतालिक और सवालात अपने जहन में रखिए और इसके बाद की मालूमात इंशाअल्लाह पार्ट 2 में हम हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।